नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम डीसी जनरेटर के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा कांस्टेंट है, नियत है, जिसे हम ना उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं। केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित कर सकते हैं। हमारे दैनिक जीवन में या अभी हम जितने भी उपकरण या मशीनें देख रहे हैं, ये सभी के सभी उपकरण या मशीनें केवल ऊर्जा का रूपांतरण करते हैं और कुछ नहीं। ठीक उसी प्रकार हमारा डीसी जनरेटर भी ऊर्जा का रूपांतरण करता है। हमारा डीसी जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में रूपांतरित करता है, कन्वर्ट करता है। जनरेटर की खोज माइकल फैराडे ने की है। माइकल फैराडे के अनुसार यदि हम मैग्नेटिक एरिया में तो मैग्नेटिक एरिया बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए चुंबक। तो यहाँ पर हमने चुंबक ले रखा है। चुंबक का यह नॉर्थ का सिरा हो गया, या साउथ का हो गया, या नॉर्थ का हो गया, या साउथ का हो गया। अब यहाँ पर जो एरिया होगा, इस एरिया को हम लोग कहेंगे मैग्नेटिक एरिया। अब इस मैग्नेटिक एरिया में यदि हम किसी कंडक्टर को मूव कराते हैं तो हमारा जो कंडक्टर है यह चुंबकीय बल रेखाओं को प्रतिच्छेदित करता है, जिसके फलस्वरूप इस कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन होते हैं या गतिमान अवस्था में आ जाते हैं और उनके बीच में एक प्रकार का यानी कि विक्षोभ पैदा हो जाता है, जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन गतिमान हो जाते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन गतिमान हो जाते हैं तो ऑलरेडी क्या हो जाएगा? इस कंडक्टर में आपका ईएमएफ उत्पन्न हो जाएगा। इस चीज को समझने के लिए आप चलते हैं थोड़ा सा पीछे। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि जितने भी पदार्थ हैं वो तीन मौलिक कणों से बने हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्लियर? और आप ये भी बात जानते हैं कि प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन होता है वह परमाणु के नाभिक में होता है। कहाँ होता है? नाभिक यानी कि न्यूक्लियर में होता है, और उसके ऊपर प्लस चार्ज होता है। और बाकी जो इसकी जो बाहरी जो कक्षाएं हैं, इन बाहरी कक्षाओं में हमारे जो इलेक्ट्रॉन है वो चक्कर लगाते हैं। क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन हमारे चक्कर लगाते हैं। तो इन कक्षाओं को हम लोग के एल एम ए इत्यादि के नाम से भी क्या करते हैं? जानते हैं। क्लियर? और किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए उनकी संख्या हम लोग 2n² के माध्यम से निकालते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो पहले में हो जाएगा आपका 2n² यानी कितना हो जाएगा? 2 × 1 यानी कि 2। पहले कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 2 होने चाहिए। बात करते हैं दूसरी कक्षा की, तो 2n² का मतलब हो गया 2² यानी कि 2 गुणे 2² कितना हो जाएगा? यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका कितना हो जाएगा? 4 यानी कि 4 गुना के 8। तीसरी कक्षा की बात कर लेते हैं तो 2 × 3² यानी कि 2 गुणे कितना हो जाएगा आपका? 9 यानी कि 18। तो इस प्रकार हम आगे भी निकालते जा सकते हैं। चौथी कक्षा में कितना होगा, पांचवी कक्षा में कितना होगा, इस प्रकार हम किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए इस हम 2n² के माध्यम से पता कर सकते हैं। तो जैसा कि अभी हम देखे हैं कि पहले कक्षा में आपके 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, दूसरी में 8 होने चाहिए, तीसरे में आपके 18 होने चाहिए। तो हम ये भी बात जानते हैं कि जो हमारे पदार्थ हैं, तो पदार्थ में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं या प्रोटॉन होते हैं, यानी किसी पदार्थ की इलेक्ट्रॉन की संख्या को हम लोग परमाणु संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की संख्या को हम लोग परमाणु संख्या कहते हैं। तो एग्जांपल के तौर पे हमने कोई पदार्थ लिया है जिसकी परमाणु संख्या 29 है। क्या है? 29 है। तो 29 होने का मतलब ये हुआ कि उस पदार्थ में टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या 29 है, या तो प्रोटॉन की संख्या आपकी 29 है। बात सुना कि किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की संख्या या प्रोटॉन की संख्या को हम परमाणु संख्या कहते हैं। हमने यहाँ पर कोई पदार्थ लिया है जिसकी परमाणु संख्या 29 है, यानी उसके अंदर 29 इलेक्ट्रॉन है और आपको 29 प्रोटॉन है। यहाँ तक बात समझ आ गई? अब हम यहाँ पर चर्चा करेंगे किस इलेक्ट्रॉन में किस आपकी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो पहली कक्षा में हमारे 2 इलेक्ट्रॉन आ गए और इसके ऊपर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए और हमारे 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो 8 और 2 कितने हो गए आपके? टोटल आपके 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब हम बात कर लेते हैं तीसरी कक्षा में 18 होने चाहिए। तो कितने आ जाएंगे आपके? 18। तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8, तीसरी में 18। टोटल आप कितने हो गए? टोटल यहाँ हो गए 28। और यहाँ पर कितना होना चाहिए? यहाँ पे तो यहाँ पे आपका 18 हो गया। कितना बचेगा?
यानी कि यहाँ पर जो हमारी चौथी कक्षा यदि यहाँ पर हमारी आती है तो चौथी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे इलेक्ट्रॉन, और इसकी रखने की कैपेसिटी कितनी है, यहाँ पर देखिएगा 2 × 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 2 × 4 4 का 16 यानी कि 32। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि चौथी कक्षा में 32 इलेक्ट्रॉन रखने की क्षमता है, मगर इलेक्ट्रॉन कितना है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आपका केवल 1 है। तो जिस परमाणु के अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 होती है अथवा 2 होती है, 1 अथवा 2 होती है, तो वो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इन इलेक्ट्रॉन पर सदैव ये क्षमता उपलब्ध होती है कि वह अपनी कक्षा को त्याग सकते हैं या छोड़ सकते हैं, या अपनी कक्षा में अन्य इलेक्ट्रॉन को बुला सकते हैं। फिर से ध्यान दीजिएगा, वह पदार्थ जिनकी अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 हो अथवा 2 हो, उस प्रकार के पदार्थ अपनी कक्षा को त्यागने की क्षमता रखते हैं, यानी कि अपनी कक्षा को छोड़ करके अन्य किसी पदार्थ की कक्षा में जा सकते हैं या अन्य किसी पदार्थ के इलेक्ट्रॉन को अपनी कक्षा में बुला सकते हैं। बात समझ आ गई? तो जो हमारे कंडक्टर होते हैं उन कंडक्टर की अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या हमारी 1 होती है अथवा 2 होती है। कंडक्टर किसे कहते हैं, तो वह पदार्थ जिसमें से इलेक्ट्रॉन आसानी से प्रवाहित हो जाए उस प्रकार के पदार्थ को हम लोग कहते हैं कंडक्टर या चालक। और जो चालक होते हैं उनकी अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या हमारी 1 होती है अथवा 2 होती है, और ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं सदैव अपनी कक्षा को त्यागने की क्षमता रखते हैं। अब अपनी कक्षा को कब त्यागेंगे, तो अपनी कक्षा को त्यागने के लिए क्या चाहिए, इन्हें एक प्रकार की चाहिए ऊर्जा। क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए। वह ऊर्जा हम लोग गर्मी के रूप में दे सकते हैं, वह ऊर्जा हम लोग मैग्नेट के द्वारा दे सकते हैं। तो यहाँ पर जब हम ऊर्जा प्रोड्यूस करेंगे इस कंडक्टर को, तो क्या होगा, कंडक्टर के अंदर के जो इलेक्ट्रॉन है क्या होंगे, अपनी कक्षा को त्याग देंगे। तो सेम फंक्शन हमारा जनरेटर में होता है, क्या होता है, सेम फंक्शन हमारे जनरेटर में होता है। जनरेटर में क्या है, तो जनरेटर में हमारा है मैग्नेटिक एरिया, क्या है हमारा मैग्नेटिक एरिया है, यह आपका मैग्नेटिक एरिया हो गया। इस मैग्नेटिक एरिया में हम क्या करते हैं, हम डाल देते हैं कंडक्टर। हम क्या करते हैं, इस मैग्नेटिक एरिया में हम लोग कंडक्टर को मूव कराते हैं और हमारे कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 होती है अथवा 2 होती है। अब हमारा एक कंडक्टर है यह मैग्नेटिक एरिया को प्रतिच्छेदित करता है, जिसके फलस्वरूप इस कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन होते हैं अपनी जगह से क्या होते हैं, अपनी जगह पे चेंज करने लगते हैं, अपनी जगह को बदलने लगते हैं, जिसके फलस्वरूप हमारे जनरेटर में ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है। तो एक बात याद रखिएगा, जो हमारा जनरेटर हो गया, जनरेटर के 3 मौलिक पार्ट होते हैं। एक होता है आपका मैग्नेटिक एरिया, एक नंबर में क्या आपका आ जाएगा, मैग्नेटिक एरिया आपका आ जाएगा। 2 नंबर में आपका आ जाएगा कंडक्टर। कंडक्टर को हम क्या कहते हैं, कंडक्टर को हम लोग कहते हैं आर्मेचर। और 3 नंबर में आपका आ जाएगा यांत्रिक शक्ति। क्या आ जाएगा आपकी यांत्रिक शक्ति, कहें यहाँ मैकेनिकल एनर्जी कहें। तो हमारे जनरेटर के 3 मौलिक पार्ट हो गए, मैग्नेटिक एरिया, कंडक्टर, यांत्रिक शक्ति। क्लियर? जो हमारे छोटे जनरेटर होते हैं, तो छोटे जनरेटर में जो हमारा मैग्नेट होता है, यह मैग्नेट स्थिर रहता है, और हमारा जो कंडक्टर यानी कि जो हमारा आर्मेचर, क्या हो जाएगा हमारा आर्मेचर सदैव गतिमान की अवस्था में रहता है। उस प्रकार के जनरेटर को हम लोग कहते हैं रोटेटिंग आर्मेचर प्रकार का जनरेटर। जिस जनरेटर में आर्मेचर गतिमान होगा उस प्रकार के जनरेटर को हम लोग कहेंगे रोटेटिंग आर्मेचर प्रकार का जनरेटर। और जितने भी हमारे छोटे जनरेटर होते हैं, छोटे जनरेटरों में यानी कम क्षमता के जनरेटरों में आर्मेचर हमारा मूव करता है, जबकि जितने भी बड़े जनरेटर होते हैं तो बड़े जनरेटरों में हमारा मैग्नेट मूव करता है और हमारा जो कंडक्टर होता है वो स्थिर रहता है। तो उस प्रकार के जनरेटर को हम लोग कहते हैं रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड टाइप जनरेटर, यानी कि वह जनरेटर जिसमें मैग्नेटिक फील्ड रोटेट करेगा, घूमेगा, उस प्रकार के जनरेटर को हम लोग क्या कहेंगे, उस प्रकार के जनरेटर को हम लोग कहेंगे रोटेटिंग फील्ड टाइप जनरेटर। बात आपको समझ आ गई? अब हम चलते हैं किसके ऊपर, तो क्लासिफिकेशन ऑफ डीसी जनरेटर। तो क्लासिफिकेशन के आधार पे हमारे डीसी जनरेटर जो होते हैं ये कई प्रकार के होते हैं। तो हम चलेंगे ऑन द बेसिस ऑफ प्राइम मूवर, यानी कि प्राइम मूवर के आधार पर डीसी जनरेटर के प्रकार। तो प्राइम मूवर के आधार पर डीसी जनरेटर के प्रकार हमारे कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। तो प्राइम मूवर के आधार पे हमारे जनरेटर के जो प्रकार होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। एक नंबर में आपका आ जाएगा वाटर टरबाइन जनरेटर।
तो वाटर टरबाइन जो होता है यहाँ पर क्या होता है, तो हम लोग नदियों में या पहाड़ से जहाँ पर पानी नीचे की तरफ गिरता है उसके नीचे वाले स्थान पर हम क्या करते हैं, एक तरफ जनरेटर की स्थापना कर देते हैं और जनरेटर के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, प्राइमर को जोड़ करके लाते हैं कहाँ पर, जहाँ पर पानी गिरता है डैम के माध्यम से या झरने के माध्यम से। तो पानी जो है वो कहाँ गिरता है, पानी गिरता है प्राइमर के ऊपर। कहाँ गिरता है, प्राइमर के अंदर लगा होता है पंखी। जब पानी जब गिरेगा प्राइमर पर तो हमारा क्या होगा, हमारा प्राइमर पानी के कारण गतिमान अवस्था में आ जाएगा। तो जैसे हमारा प्राइमर गतिमान अवस्था में आता है तो प्राइमर क्या करता है, वह प्राइमर जनरेटर के घूमने वाले भाग को गतिमान कर देता है। याद रखिएगा, ऑन द बेसिस ऑफ प्राइमर, यानी कि प्राइमर का मतलब हो गया जनरेटर में घूमने वाले भाग के आधार पर जनरेटर के प्रकार। तो एक नंबर में आपका आ गया वाटर टरबाइन जनरेटर, यानी कि हम लोग नदियों में बांध कर या डैम बांध के डैम कहें कि डैम के माध्यम से लोग पानी नीचे गिराते हैं। जनरेटर का जो एक पार्ट होता है वो कहाँ होता है, वो होता है पानी के अंदर, जहाँ पर पानी क्या होगा, डैम के माध्यम से उसके पंखी के ऊपर गिरेगा। बात समझ आ गई। तो जब पानी जनरेटर के प्राइमर पर गिरता है तो प्राइमर गतिमान होता है और प्राइमर क्या करता है, जनरेटर के घूमने वाले भाग को गतिमान कर देता है, जिसके फलस्वरूप हमें क्या होती है, हमें सप्लाई उपलब्ध हो जाती है। 2 नंबर में आपका दिया गया स्टीम टरबाइन जनरेटर। स्टीम टरबाइन जनरेटर में क्या होता है, हम लोग पानी को कोयला या जो गन्ने का छिलका होता है उसके द्वारा क्या करते हैं, पानी को हम गर्म करते हैं। जब पानी गर्म होता है तो वह वाष्प का रूप ले लेता है और पानी जब वाष्प का रूप ले लेता है तो वह जनरेटर के प्राइमर को क्या करता है, गतिमान करता है और प्राइमर जो है वो जनरेटर के घूमने वाले भाग को गतिमान कर देता है। 3 नंबर में दिया गया आपका डीजल इंजन। तो डीजल इंजन तो आप लोग देख ही रहे हैं, आपका जो डीजल इंजन का जो सेट होता है वो क्या करेगा, डीजल इंजन का सेट जनरेटर के प्राइमर को गतिमान करता है और हमारा जनरेटर क्या करता है, सप्लाई देता है। यहाँ पे 4 नंबर में आपका आ जाता है पवन चक्की। तो पवन चक्की क्या करता है, पवन चक्की के वही है आपका, जब पवन चक्की का स्थापना हम लोग वैसे स्थान पे करते हैं जहाँ पर हवाएं क्या होती हैं, तेज आपकी चलती है। अब हम चलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एक्साइटेशन। एक्साइटेशन का मतलब होता है उत्तेजना। उत्तेजना के आधार पे हमारे जनरेटर होते हैं 2 प्रकार के। एक हो जाएगा आपका सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर और दूसरा आपका हो जाएगा सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर। तो हम जानेंगे कि सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर क्या है। सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर क्या है, तो जैसा कि आपको बताए हैं कि जनरेटर में हमारे कितने पार्ट होते हैं, मुख्य रूप से 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं मुख्य रूप से। एक आपका होता है मैग्नेट। क्या होता है, मैग्नेट। तो ये जो मैग्नेट होगा, क्या होगा यहाँ पे मैग्नेट, तो इस मैग्नेट को हम लोग कहते हैं विद्युत चुंबक। क्या कहते हैं, विद्युत चुंबक। यानी कि जनरेटर में हम लोग मैग्नेटिक शक्ति उत्पन्न करने के लिए हम लोग विद्युत चुंबक का उपयोग करते हैं। इसके साथ साथ हम लोग परमानेंट मैग्नेट का उपयोग करते हैं। तो जो हमारे छोटे डायनामो होते हैं, छोटे डायनामो में हम लोग क्या करते हैं, परमानेंट मैग्नेट लगाते हैं, जबकि हमारे जो बड़े जनरेटर होते हैं उनमें हम लोग विद्युत चुंबक लगाते हैं। क्लियर। तो विद्युत चुंबक लगाएंगे तो इसका नाम हो जाता है पोल। क्या हो जाएगा आपका, पोल हो जाएगा। इसे हम लोग कहते हैं फील्ड पोल। क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं फील्ड पोल। अब यह फील्ड पोल बनता कैसे है, तो हम लोग सिल्किन स्टील की पतली पतली पत्ती को स्टैपिंग कर देते हैं और स्टैपिंग करने के बाद इसके ऊपर हम लोग कॉपर या एल्युमिनियम वायर का क्या करते हैं, वाइंडिंग कर देते हैं। वाइंडिंग करने के बाद इसके एक सिरे पर बैटरी का प्लस पॉइंट और एक सिरे पर बैटरी का माइनस पॉइंट अटैच कर देते हैं। जब हम एक पर प्लस और एक पर माइनस जब अटैच करते हैं तो यह बन जाता है मेरा मैग्नेट। क्या बन जाता है, मेरा मैग्नेट बन जाता है। इसका एक सिरा नॉर्थ बनेगा और दूसरा सिरा आपका साउथ बनेगा। बात समझ आ गई। तो इस प्रकार के मैग्नेट को हम लोग कहते हैं विद्युत चुंबक। बात समझ आ गई। विद्युत चुंबक किसे कहते हैं, तो किसी सिलिकॉन स्टील की पत्ती को स्टैपिंग करके उस पे कॉपर या एल्युमिनियम की वाइंडिंग करके डीसी सप्लाई के साथ जोड़ देने से जो हमारा पार्ट तैयार होता है उस पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, उस पार्ट को हम लोग कहते हैं विद्युत चुंबक। और इस विद्युत चुंबक को हम लोग जनरेटर के अंदर किस नाम से जानते हैं, तो फील्ड पोल के नाम से जानते हैं। और इस फील्ड पोल का काम क्या होता है, इस फील्ड पोल का काम होता है मैग्नेटिक शक्ति को उत्पन्न करना, यानी कि चुंबकीय बल का को उत्पन्न करना। बात समझ आ गई। तो ये जो मेरा विद्युत चुंबक है, इसे हम विद्युत चुंबक कहें या हम इसे पोल कहें, तो यह पोल हमें चुंबकीय शक्ति कब प्रदान करेगा, तो यह पोल हमें चुंबकीय शक्ति तब प्रदान करेगा जब इस पोल में हम लोग क्या करेंगे, इस पोल में हम लोग सप्लाई देंगे। कौन सी, इस पोल में हम सप्लाई देंगे डीसी प्रवृत्ति की। क्लियर। तो इस पोल में सप्लाई देने के लिए हम लोग बाहर से बैटरी की स्थापना करते हैं या छोटे जनरेटर की स्थापना करते हैं।
बात समझ गए। तो जिस जनरेटर के फील्ड पोल में सप्लाई देने के लिए, यानी कि डीसी सप्लाई देने के लिए बाहर से व्यवस्था की जाती है, उस प्रकार के जनरेटर को हम लोग कहते हैं सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर। वह जनरेटर जिसके फील्ड पोल में डीसी सप्लाई देने के लिए बाहर से व्यवस्था की जाती है, उस प्रकार के जनरेटर को हम लोग कहते हैं सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर। ये जो जनरेटर होते हैं सेपरेटली एक्साइटेड, ये बड़े प्रकार के बड़े जो आपके जनरेटर होते हैं, यानी कितने भी आपके बड़े जनरेटर होंगे, उन बड़े जनरेटरों में हम लोग कौन सा विधि यूज करते हैं? हम लोग यूज करते हैं सेपरेटली एक्साइटेड विधि। जो हमारे छोटे जनरेटर होते हैं, तो उन छोटे जनरेटर में ये जो डीसी सप्लाई देने की व्यवस्था है, ये डीसी सप्लाई की व्यवस्था हम क्या करते हैं? जनरेटर के अंदर ही कर देते हैं। याद रखिएगा, वह जनरेटर जिसके फील्ड पोल में डीसी सप्लाई देने के लिए बाहर से व्यवस्था की जाएगी, उसे हम लोग कहेंगे सेपरेटली। और वह जनरेटर जिसके फील्ड पोल को सप्लाई देने के लिए हम लोग उसके अंदर ही व्यवस्था कर देते हैं, तो उस प्रकार के जनरेटर को हम लोग कहते हैं सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर। अब ये सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर आपके दो प्रकार के होते हैं। एक नंबर में परमानेंट मैग्नेट जनरेटर। तो परमानेंट मैग्नेट जनरेटर को हम लोग डायनेमो भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डायनेमो कहते हैं। डायनेमो में क्या होता है? तो डायनेमो में हम लोग फील्ड पोल जो है, यह फील्ड पोल हमारा विद्युत चुंबक का ना होकर के परमानेंट चुंबक का होता है। किसका होता है? परमानेंट चुंबक का होता है। किसमें? तो डायनेमो में। क्लियर? दो नंबर में आपका आता है इलेक्ट्रोमैग्नेट, यानी कि सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर का जो दूसरा भाग है, उस भाग हम लोग कहते हैं क्या चीज? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जनरेटर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जनरेटर। अब इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जनरेटर में क्या होता है? तो इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जनरेटर में इसका जो फील्ड पोल होता है वह एक विद्युत चुंबक होता है। क्या होता है? एक फील्ड पोल जो होता है वो विद्युत चुंबक होता है। इसका जो नेक्स्ट वीडियो है हम अगले क्लास में आपको पढ़ाएंगे। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हम इसके नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे कि जो मेरा सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर है किस प्रकार काम करता है, और सेल्फ एक्साइटेड जो जनरेटर है इसमें आपका जो आता है इलेक्ट्रोमैग्नेट जनरेटर, ये कितने प्रकार के होते हैं, इनका काम क्या है, इनका हम उपयोग कहाँ पे करते हैं। क्लियर? तो इसका जो नेक्स्ट वीडियो है, इस वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा।